बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। उसमें कौन मुलव्वस था, किसकी प्लानिंग थी, किसने क्या किया, हर एक अपने जुर्म का सज़ावार है। हुकूमत की तरफ से फ़ौजी अदालतें बनाने का फ़ैसला किया गया। फ़ौजी अदालतें बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। एक तो एतजाज़ हसन अपनी दरख्वास्त लेकर गए, जवाद एस ख्वाजा जो पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस रहे हैं उन्होंने भी दरख्वास्त दी। इसके अलावा भी कुछ दरख्वास्तें थीं। इस पर चीफ़ जस्टिस उमर ता बंदयाल की तरफ से 9 रुकनी बेंच बनाया गया। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं। हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए इस पर वीलॉग कर रहे हैं। तो सियासत में अमूमी असूल ये है कि सबसे अहम खबर जो है, खबर का सबसे अहम हिस्सा वो सबसे पहले दिया जाता है और उसके बाद फिर तरतीबवार आखिर में जाया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक दौड़ लगी हुई है लाइक्स की और व्यूज़ की। उनके हसूल के लिए सस्पेंस क्रिएट किया जाता है और जो थंबनेल बनाया जाता है, इसको टीज़र भी कहा जाता है, इसको बैनर भी कहा जाता है। जो आपको वीडियो चलने से पहले जो आपको वीडियो के शुरू में इबारत नज़र आती है तो उसमें आपको सनसनीखेज़ी नज़र आएगी, और जब आप वीडियो सुनने का आगाज़ करते हैं तो ख़बर का अहम तरीन हिस्सा आखिर में ले जाया जाता है और थंबनेल के ऊपर जो कुछ लिखा जाता है वो भी अमूमी तौर पर इंतहाई ज़्यादा सनसनीखेज़ होता है। ये बात हम पाकिस्तान की अमूमी सियासत के हवाले से कर रहे हैं कि जब सियासी वीलॉग बनाए जाते हैं तो ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। हमारी ये कोशिश होती है कि अपने बैनर पर, अपने थंबनेल पर, या उसको टीज़र कहते हैं, उस पर कोई इस तरह का सनसनीखेज़ी का अंसर ना मौजूद हो। अब आ जाते हैं उसी बेंच की तरफ, जस्टिस उमर ता बंदयाल की तरफ से इन दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच बनाया जाता है फ़ौजी अदालतों के हवाले से कि फ़ौजी अदालतों का क़याम कानूनी है या कानूनी नहीं है। 9 रुकनी बेंच में काजी फ़ाइज़ भी शामिल होते हैं, इसमें सरदार तारक मसूद भी शामिल होते हैं, बाकी जज साहिबान उनका हम अपने पिछले व्लॉग में ज़िक्र कर चुके हैं। जब केस की समाअत शुरू होती है तो काजी फ़ाइज़ बेंच से उठ जाते हैं, उनके साथ तारक मसूद भी उठ जाते हैं। 9 रुकनी जो बेंच बनाया गया था वो बेंच टूट गया। चीफ़ जस्टिस उमर ता बंदयाल की तरफ से फौरी तौर पर 7 रुकनी बेंच बना दिया गया और साथ ही उसके केस की समाअत भी शुरू हो गई। ये केस की दूसरी समाअत थी। पहली समाअत पहले हुई थी, उसमें काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से एक तकरीर की गई, उसके बाद वो उठकर चले गए। वो सारी की सारी रुदात भी हम इसी वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे ताकि ये हमारे पास रिकॉर्ड रहे। 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत की तरफ से इस बेंच को और उसके मुमकिन फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया गया। इरफान कादर जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनकी तरफ से बाकायदा एक बयान जारी किया गया। उस बयान में वो क्या कहते हैं, मैं आपके सामने उनकी ज़ुबान में वो बयान रख देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा हुकूमत की तरफ से इस बेंच के बारे में क्या कहा गया है और इसके मुमकिन फ़ैसले पर क्या कहा गया है। इरफान कादर कहते हैं, मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला कोई नहीं मानेगा। 14 मई के फ़ैसले वाले दिन ही कह दिया था, खिलाफ कानून फ़ैसले पर अमल नहीं होगा। चीफ़ जस्टिस डिफेक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। चीफ़ जस्टिस ने गलत बेंच बनाकर मामले को मुतनाज़ा बना दिया। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ पे इरफान कादर साहब की तरफ से जो कुछ बेंच के हवाले से और उसके फ़ैसले के हवाले से अभी से कह दिया गया कि फ़ैसला जो भी होगा वो अदालतों के हक़ में हो या अदालतों के ख़िलाफ़ हो, वो गैर कानूनी होगा। उस फ़ैसले को कोई नहीं मानेगा। और उसके साथ जिस तरह से अदलिया में एक तकसीम की बात की जाती है कि कुछ जज इस साइड पे खड़े हैं, कुछ उस साइड पे खड़े हैं, तो उस तकसीम को भी इरफान कादर की तरफ से मज़ीद वाज़े कर दिया गया। उन्होंने किस बुनियाद पर यह कह दिया कि जस्टिस याह्या अफरीदी और मंसूर अली शाह वो बेंच से अलग हो जाएं। ये उनको तजवीज़ दे रहे हैं, ये उनको राय दे रहे हैं, ये उनको मशवरा दे रहे हैं या फिर उनको डिक्टेशन दे रहे हैं। 23 जून 2023 जुमा के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों के हवाले से समाअत दूसरे रोज़ हुई। इससे पहले जुमेरात को जो समाअत हुई थी वो 2 हिस्सों में हुई थी। इस मौके पर काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से क्या कहा गया, कैसे बेंच बना, कैसे टूटा, फिर समाअत हुई,
یہ سارے کا سارا صرف ریکارڈ کے لیے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس قاضی فائز اور جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ کہتے ہوئے بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ بینچ کی تشکیل قانون کے مطابق نہیں ہوئی۔ قاضی فائز کا کہنا تھا کہ جہاز اڑانے سے پہلے پائلٹ اور معاون پائلٹ کا لائسنس یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بینچز کی تشکیل سے متعلق قانون کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس عمر صاحب بندیال، اعتزاز احسن اور ان کے وکیل لطیف کھوسہ کے درمیان بے تکلفی پر مبنی مکالمہ شروع ہوا، جس میں چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ کے اعتزاز احسن کا وکیل بننے پر تحسین کا اظہار کیا۔ لطیف کھوسہ نے جواب میں ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور نامزد چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا، اٹارنی جنرل صاحب آپ روسٹم پر آ جائیں، مجھے کچھ آبزرویشن دینی ہے۔ اس دوران لطیف کھوسہ نے کہا، ہمیں خوشی کا اظہار تو کر لینے دیں، جس پر قاضی فائز نے کہا، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے، خوشی کا اظہار آپ باہر جا کر کیجیے گا۔ ان کے ریمارکس کے بعد کمرہ عدالت میں سنجیدگی چھا گئی۔ جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا کہ میں قومی زبان اردو میں بات کروں گا۔ عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آرٹیکل 175(2) دیتا ہے۔ تعجب ہوا کہ کل رات 8 بجے کاز لسٹ میں میرا نام آیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل غلط ہے یا صحیح، اس پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا نہیں تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے حکم امتناعی دے دیا۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کی۔ سپریم کورٹ رولز پڑھیں کیا کہتے ہیں۔ آئین سپریم کورٹ کو سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے۔ جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا، مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں عمران احمد خان کی بھی درخواست تھی۔ آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں۔ سب سے معذرت چاہتا ہوں، میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہ ہو میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر جج جسٹس طارق مسعود کا کہنا تھا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس وقت ہم 9 ججز ہیں، ہم فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا؟ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو 25 کروڑ عوام کہاں جائیں گے؟ جسٹس طارق مسعود نے کہا، 25 کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ درخواست گزار اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ یہ کیس سن لیجئے۔ اس پر جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا، اعتزاز صاحب یہ گھر نہیں سپریم کورٹ ہے، میں آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہوں، میں بینچ سے اٹھ نہیں رہا، یہ عدالت ہی نہیں۔ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہر بینچ غیر قانونی ہے۔ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ایک مرتبہ پھر جسٹس منیب اختر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ میں بات کروں، تو ان کی جانب سے اشارہ ہاں میں ہوا، جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا، اعتزاز صاحب ایسا نہ کریں، عدالت کے ڈیکورم کا خیال کریں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر اٹارنی جنرل نے کہا، ترامیم کر رہے ہیں، ہمارے لیے تمام فاضل جج صاحبان کی عزت و احترام ہے۔ تو یہاں پہ جس طریقے سے قاضی فائز صاحب اور طارق مسعود صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، یہ بینچ غیر قانونی ہے، لیکن اس کا جواب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ دیا گیا کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ حکومت کی طرف سے، اٹارنی جنرل کی طرف سے اس پر وقت مانگا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال
चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उसी मौके पर वाजे कर दी गई, लेकिन काजी फैसल साहब और तारिक मसूद साहब वो बेंच में ना बैठने का फैसला कर चुके थे। आगे चलते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि तमाम फाजल जज साहबान की इज्जत व एहतराम है, हमने जो किया आइन के मुताबिक किया, चाहते हैं फैसले हक और इंसाफ के मुताबिक हों, चाहते हैं फैसले मखलूक खुदा की खातिर हों। चीफ जस्टिस ने मजीद भी कहा कि 2 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया है, मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना ख़त्म हो जाए। इस अदालत की रवायत के मुताबिक 2 सीनियर जजेस के एतराज़ के बाद तकरार ना करें, आपके केस का कोई और हल करते हैं। हमने भी ये बेंच आइन के तहत कसम के मुताबिक बनाया है, यहाँ हम मखलूक खुदा के हक़ में फ़ैसले करने के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क के बाद अभी वकला की जानब से काजी फ़ाइसा को ना उठने के लिए इस्तदा की जा रही थी कि काजी फ़ाइसा साहब ने चीफ जस्टिस से कहा कि वो बेंच उठा दें, लेकिन उन्होंने अनसुनी की, जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइसा खड़े हो गए। चीफ जस्टिस ने उन्हें बाजू से पकड़कर बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। इस दौरान चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि आप तशरीफ़ रखें, आपके केस का कोई और हल निकालते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने बाकी जजेस की तरफ देखा और उठने का इशारा किया। कुछ जजेस अभी उठना नहीं चाहते थे, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइसा और जस्टिस तारिक मसूद के उठ कर चले जाने के साथ ही वो भी उठ गए। कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। एतराज़ करने वाले दोनों जज काजी फ़ाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच में शामिल नहीं थे। वक्फे के बाद समाअत का आगाज़ हुआ तो बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, मैं एक दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा का रिश्तेदार हूँ, किसी को मेरी बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है तो अभी बता दें। एतराज़ हसन का कहना था, किसी को आपकी बेंच में शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि आपके बेंच का हिस्सा होने पर हुकूमत को हमें कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था, मौसम गर्मा की तातीलात चल रही हैं, इसलिए तमाम फ़रीक़ैन दलाइल मुख्तसर रखें। छुट्टियों में हमारे बेंच दीगर रजिस्ट्रीज में होते हैं। बाद अज़ां केस की समाअत इस अंदाज से आगे बढ़ने लगी जैसा कुछ हुआ ही नहीं। नाज़रीन, हमने आपके सामने पूरी रूदाद रख दी। फ़ौजी अदालतों के हवाले से 7 रुकनी बेंच का फ़ैसला आज आता है, कल आता है। उम्मीद है कि ईद से पहले ये फ़ैसला आ जाएगा। फ़ैसला क्या होगा? पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में अगर इन अदालतों को गैर कानूनी करार दिया जाता है तो फिर क्या हुकूमत इन्हीं अदालतों को इसी तरह से बरकरार रखेगी जैसे कि ये अदालतें बन चुकी हैं या फिर बन रही हैं? अगर फ़ैसला अदालतों के हक़ में आ जाता है तो फिर हुकूमत को इसकी मुखालफत की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है, कब फ़ैसला आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।